नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति और राज्यपालों के विधेयकों के सीमा तय करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अपनाया हुआ है। वहीं भारतीय अदालत में लटके पड़े केसों पर सुप्रीम कोर्ट का रुख नरम है। देखा जाए तो भारतीय अदालत में अभी तक 5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगस्त 2025 तक लंबित मामलों की संख्या की अगर बात करें तो 88,417 मामले हैं और उच्च न्यायालयों में लगभग 63.3 लाख यानी 63,30,000 मामले लंबित हैं। इनमें से 2 मामले ऐसे हैं जो 72 साल से कलकत्ता और मद्रास कोर्ट में अटके पड़े हैं। वहीं जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय में करीब 4.6 करोड़ मामले अभी भी लंबित हैं साहब। वहीं लंबित मामलों को लेकर सीजीआई भूषण रामकृष्ण गवई भी टिप्पणी कर चुके हैं। चलिए, ये तो बात भारतीय अदालतों में लंबित पड़े मामलों की है। आइए अब आपको एक ऐसे मामले की ओर लेकर चलते हैं जिसे सुलझाने में अदालत को 39 साल लग गए। जी हां, 39 साल 1986 में मध्य प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन रायपुर में बिल सहायक जागेश्वर प्रसाद पर 100 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा। जागेश्वर ने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया, लेकिन नोट जबरदस्ती जेब में डाल दिए गए और लोकायुक्त की टीम ने उन्हें पकड़ लिया। दरअसल जागेश्वर प्रसाद को फंसाने के लिए एक ट्रैप बिछाया गया। 2004 में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 1 साल की सजा सुनाई और 1,000 रुपए जुर्माना लगाया। जागेश्वर प्रसाद ने हार नहीं मानी। उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आखिरकार 39 साल बाद जागेश्वर प्रसाद को न्याय मिला। लेकिन इन 39 साल में जागेश्वर प्रसाद अदालत के चक्कर लगाते लगाते अपना बहुत कुछ खो चुके। पत्नी का निधन हो गया, बच्चों की पढ़ाई अधूरी रह गई। वहीं हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि रिश्वत मांगने का कोई पक्का सबूत नहीं मिला और वो बरी किए जाते हैं। अब सवाल उठता है कि भारतीय न्याय प्रणाली पर जिसने इस केस का निराकरण करने में 39 साल लगा दिए साहब, वहीं आज भी भारतीय न्यायालयों में 5 करोड़ से ज्यादा लंबित मामले हैं। क्या भारतीय न्याय व्यवस्था इतना लचर है कि उसके पास लंबे पड़े मामलों पर सुनवाई के लिए समय नहीं? अगर नहीं तो लंबे पड़े मामलों की पर सुनवाई क्यों नहीं होती? अब तारीख व तारीख, दामिनी फिल्म आपको याद है? दामिनी फिल्म में एक बहुत फेमस डायलॉग है और वो डायलॉग क्या, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। जज साहब कितनी तारीख? अब आप सोच सकते हैं इसी तरीके से 39 साल में न जाने 100 रुपए के लिए कितनी बार तारीख का ये शख्स सामना किया होगा, कितनी दलीलें दी गई होंगी। बहरहाल आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, डगमगा गई है। चर्चा में हम आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले हम आपको बयान सुनवाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं भारतीय अगर न्याय प्रणाली की। अब इतनी लंबी सिस्टम है। अभी देखिए, उत्तर प्रदेश के एक मामला था, कुछ दिन पहले की बात है। कमोबेश ऐसी स्थिति थी, वहां पर एक व्यक्ति पर 150 रुपए की घड़ी की चोरी का आरोप लगता है। लगभग वो भी 45 साल के ऊपर तक केस लड़ता है। अब आप सोचिए, 150 रुपए की घड़ी के एवज में न जाने, अब जैसे इन जनाब की हम खबर आपको बता रहे हैं, 100 रुपए का रिश्वत का आरोप लगा, न जाने कितने पैसे इनके यातायात में खत्म हो गए होंगे, 100 कितने गुना हो गया होगा, कितना गुड़ा इस पर कर दिया जाए। बहरहाल ये तो आंकड़े मेरे पास नहीं है, लेकिन सवाल बहुत गंभीर है। अदालत में लंबित मामले पर अब सीजीआई भी बोल चुके हैं। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में लंबे मामलों की संख्या चिंताजनक विषय है। सीजीआई ये कह चुके हैं, ट्रिब्यूनल के फैसलों से उत्पन्न होने वाले अपीलों के बहुलता बहुत ज्यादा। अब देखिए, आपको याद होगा, देखिए हम न्याय प्रणाली पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, ना हम उठा सकते, लेकिन हम ये सवाल उठा रहे हैं इतने लंबे मामले क्यों? अब देखिए, 5 करोड़ मामले अगर कोर्ट में विचाराधीन है, अब आप सोचिए कितने। अब एक सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो जजों की संख्या। चलिए, सुधीर वर्मा इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, एक खबर ऐसी कि 100 रुपए की रिश्वत की
चोरी या रिश्वत लेने का आरोप लगता है और एक शख्स जो कि 39 साल तक उसको भटकना पड़ता है या यूं कहें वो आता रहता है, अदालत के चौखट पे आता जाता रहता है। सबसे पहले आप इस खबर को अपडेट करिए, दर्शकों को बताइए। 100 रुपए के चक्कर में 39 साल तक लगातार भटकता रहा एक बुजुर्ग, जवानी खत्म हो गई साहब। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से सुधीर आपकी आवाज आ रही, कनेक्ट है, आप बोलिए। बिल्कुल, जिस प्रकार से महज 100 रुपए का जो लगा आरोप जो है, जो 39 सालों तक जो है लड़ाई लड़नी पड़ी अपने अधिकारों के लिए, अपने आप को यह प्रूव करने के लिए कि मैं जो है कहीं ना कहीं जो आरोप मुझ पर लगाए गए वो निराधार थे। और जो लड़ाई थी लगभग 39 वर्षों तक चली। और जिस प्रकार से अब जो पूरे मामले पर जो सुनवाई हुई है उसको लेकर के जो पक्ष है उनकी सफाई थी, क्योंकि एक जो अर्जा था लंबे समय से उन पर जो पड़ोस के लोग लगाते थे, साथ ही साथ जिस प्रकार से तमाम जो इसको लेकर के तमाम इस बात पर जो आरोप उन पर लगते आए इस दौरान, क्योंकि काफी लंबा समय था इस दौरान, क्योंकि महज अगर बात करें 1896 की पूरी बात है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं उन पर यह आरोप लगा कि एक सहकर्मी जो था उनको रिश्वत देने आया, जेब में 50-50 के 2 नोट रखे गए, उन्हीं 2 50-50 नोट की वजह से उन पर आरोप लगे रिश्वतखोरी के, जिसको लेकर के उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी। 39 वर्षों तक उन्होंने पूरे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे और अंततः 2025 में, जी हाँ 2025 में उन्हें न्याय मिला है। और न्याय इतना लंबा समय के बाद मिला है तो कहीं ना कहीं कहानी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि जिस प्रकार से अगर बात करें कानून व्यवस्था की और साथ ही साथ न्याय व्यवस्था की, क्योंकि एक लंबे समय पर कई किस्से कहानियां उभर कर सामने आती कि किस प्रकार से खुद के न्याय के लिए एक लंबी लड़ाई जो लोग लड़ते हैं, उन्हीं में से एक कहानी जो है जागेश्वर प्रसाद की भी है, जिसको लेकर के आज जो है हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय न्याय व्यवस्था में जो चूकें हुई, साथ ही साथ जिस प्रकार से एक लंबी जो लड़ाई है अपने खुद के न्याय के लिए उन्हें लड़नी पड़ी, और साथ ही साथ जो आरोप उन पर लगाए गए, जिस प्रकार से पूरी कहानी के दौरान उन्हें बात करें मोहल्ले के लोगों के, साथ ही साथ समाज में उनको किस प्रकार से ट्रीट किया, पूरी कहानी हमने अपने दर्शकों को बताया। और खास बात यह है कि भारतीय न्याय व्यवस्था में एक बड़ा सवाल यह कि आखिर जो न्याय है, न्याय मिलने में इतनी देरी क्यों होती है, इसके पीछे तमाम जो तथ्य है आज वो देखने का प्रयास करेंगे। हमने बयान भी कहने के लेने का प्रयास किया और पूरी चर्चा जो है आज उसी पर, ताकि दो नोट थे, जो 50 रुपए के जो 2 नोट थे, उसे किस प्रकार से आरोप उन पर मुड़े गए, इनको लेकर के उन्होंने अपनी सफाई दी, कोर्ट कचहरी की लड़ाई उन्होंने लड़ी और अंततः अब उन्हें कहीं ना कहीं विजय प्राप्त हुई है। बिल्कुल सुधीर, एक सवाल ये देखिए, कहते हैं कि न्याय देर से मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर, लेकिन इतना ज्यादा देर की भी उम्मीद नहीं की जाती। न्याय तो मिला लेकिन बहुत ज्यादा देर हो गई है। तो अब एक सवाल ये भी कि लगातार कोर्ट की अगर बात करें तो इतनी ज्यादा फाइलें होती हैं, इतनी ज्यादा केस पेंडिंग हैं और उनका निपटारा नहीं हो पाता है। तो या तो वीक ऑफ हो जाते हैं या फिर इतने त्योहारें होते हैं, कोर्ट बंद रहते हैं, जजों की कमी होती है, इस वजह से ऐसा हो रहा है या वजह कुछ और लग रहा है। ग्राउंड पे आप गए होंगे, बातचीत किए होंगे, कुछ इस पर इनपुट्स मिला क्या? देखिए, अगर कोर्ट जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे मामलों की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं बहुतायत संख्या में मिलती है। साथ ही साथ खास बात यह है कि लोग वर्षों तक कोर्ट के चक्कर लगाते हुए नजर आते हैं। हमने जब कोर्ट भी गए, साथ ही ऐसे कई मामलों पर लोगों से चर्चा भी की, तो साफ तौर पर कहना है कि जो इस पूरे मामले पर जो कई ऐसे लोग हैं कहीं ना कहीं जो अपनी जो आस है न्याय पाने की वो कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। परंतु जागेश्वर प्रसाद की कहीं ना कहीं इस मामले में तकदीरी करनी पड़ेगी कि लंबे समय तक उन्होंने लड़ाई लड़ी और अंततः उन्हें जो विजय है वो प्राप्त हुई। दोषियों पर कहीं ना कहीं तमाचा कहीं ना कहीं उन्होंने जड़ा है कि जब तक अपने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर वर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अभी आज हम बड़ी बहस में चर्चा कर रहे हैं और बड़ी बहस में हम देखिए कई सारे सवाल हैं। सवाल ये कि आखिरकार कोर्ट में मामले इतने लंबित क्यों होते हैं? अब देखिए, तारीख पर तारीख आप जाते रहते हैं, 1 तारीख 2 तारीख, 1 हियरिंग 2 हियरिंग, न जाने कितनी हियरिंग आपने अपने जिंदगी में सुना होगा। और एक बार अगर मामला कोर्ट में चला गया साहब ना, आप तो लड़ रहे हैं, हो सकता है आपके बच्चे भी लड़े, न्याय मिलता है। हम ये नहीं कर रहे हैं न्याय नहीं मिलता, न्याय मिलने में इतनी देरी क्यों होती है? हमारा सवाल ये है, हम कोर्ट पर हमारा आस्था है, हमारा विश्वास है, लेकिन हम सवाल यही जानना चाहते हैं आखिरकार क्यों ऐसा होता क्यों है?
क्यों इतनी देरी होती है? एक एक मामले को सलटाने में पता चला बच्चा बुजुर्ग हो जाता है, उसका भी बच्चा हो जाए तो तब तक मामला वो चलता रहता है बेचारा। अब एक सोचिए, वैसे तो ये अमाउंट बहुत कम है आज की डेट में देखा जाए, 100 रुपए मतलब क्या, लेकिन एक व्यक्ति जिसको उसके ईमान पर सवाल खड़ा किया गया, एक व्यक्ति जिसके प्रतिष्ठा पर सिर्फ 100 रुपए का ये दाग लगा, उसने इसको नामंजूर किया। उसने कहा कि 100 रुपया हो, 100 पैसा हो, 1 पैसा हो, ईमानदारी। चलिए, संभव शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संभव, एक खबर, 39 साल लग गए एक व्यक्ति को इंसाफ पाने में, आखिरकार इतना स्लो प्रोसेस क्यों? अब कोर्ट की अगर बात करें, लगभग 5 करोड़ मामले अभी विचाराधीन हैं और काम हो नहीं पा रहा है। और एक सोचिए, 100 रुपए का एक व्यक्ति पर रिश्वत का आरोप लगता है, उसको केस जीतने में 39 साल लग जाते, लगभग ये कह लीजिए उसकी जवानी खत्म हो गई साहब, लेकिन न्याय मिला 40 लगभग 39 साल बाद। बताइए क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, ये जो केस स्टडी हम डिस्कस कर रहे हैं अपने दर्शकों के साथ, इस पर बात कर रहे हैं, उसका आशय यही है कि जो न्याय और न्याय मिलने में समय और फिर उस न्याय का क्या महत्व रह जाता है जब इतना समय लग जाए। कई मुख्य न्यायाधीश और कई न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो टॉप कोर्ट के जजेस हैं, वो भी इस पर कमेंट कर चुके हैं कि डिले हो गया न्याय तो उसका बहुत ज्यादा अर्थ नहीं है। बेल पर भी लगातार बातचीत होती है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस कोर्ट के अंदर भी बोलते हैं, कोर्ट के बाहर भी जब फंक्शन होता है उसमें बोलते हैं। रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने एक समारोह में ये बात रखी और उन्होंने ये कहा कि जो पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं जिस पर आप बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरह से सिर्फ ट्रिब्यूनल जो होते हैं उस पर ही नहीं है, लेकिन कोर्ट्स में भी देखने को मिलती है। और पेंडेंसी ऑफ केसेस, जो देरी हो रही है, केस पेंडिंग है, उसके मेजर कारण क्या है उस पर हम बात करते हैं। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड का एक डेटा है पेंडेंसी ऑफ केसेस पे, जिसमें कहा जा गया है कि लगभग 80,000 से ज्यादा केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में इतने केसेस पेंडिंग है तो हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स में इससे तो उनमें भी अच्छे खासे केसेस, बड़ी संख्या में केसेस पेंडिंग है। अब पेंडेंसी में 2 चीजें हमें समझनी होंगी, एक तो फ्रेश फाइलिंग ऑफ केसेस, जो केस फाइल हो रहा है, और उसका डिस्पोजल, मतलब पूरी बात सुनी गई और उसके बाद न्याय मिला, डिस्पोजल हो गया उसका कि भाई पूरी बात सुन ली गई है। इसके बीच का जो अंतर है वो बढ़े ना वो घटे, ये महत्वपूर्ण है। और जब अंतर घटेगा तब ये पेंडेंसी भी घटेगी। अब आप जिस तरह से डिस्कस कर रहे थे उसमें मैं 3-4 पॉइंट्स बताना चाहूंगा कि क्या वजह है कि इतना समय लग रहा है भारतीय इंडियन जुडिशियल सिस्टम, जिसे हम कहते हैं भारतीय न्याय प्रणाली में, इतना समय क्यों लग रहा है। एक तो ये कहा जाता है कि एक आम राय है कि फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट होते हैं, कि मामला आज नहीं सुनवाई होगा, सुनवाई टल गई। दूसरा, जो जुडिशियल प्रोसेस है वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, आम जनमानस उसको अपने वकील के द्वारा समझ सकता है, उसे आमतौर पे निजी रूप पे समझना कठिन होता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो अभी थोड़ा ज्यादा होना है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट जिस पर फोकस कर रही है वो ये है कि लीगल एड को बढ़ाया जाए। अब मान लो कोई कोर्ट में केस जाता है और उसके बाद उसमें वकील को लेना, उसके बाद फाइलिंग करना, फाइलिंग के बाद वो कोर्ट में जाना, फिर उसकी डेट लगना, फिर उस पर हियरिंग होना, और उसके बाद 1-2 एडजर्नमेंट। संभव एक बात मैं ये समझना चाहता हूँ, देखिए ये आरोप है, अब इसकी सत्यता है या नहीं आप उसको बताइएगा। अब कभी कभी आरोप ये लगते हैं वकील ही नहीं चाहते कि जल्दी केस सॉल्व हो जाए, अगर जल्दी सॉल्व हो जाएगा तो उनके क्लाइंट उनसे छटक जाए, फिसल जाएंगे। क्या एक ये तथ्य हो सकता है कि या ये निराधार आरोप है? देखिए, ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है। इंडियन जुडिशियल सिस्टम एक बड़ा जुडिशियल सिस्टम है दुनिया का। हमारे पास लगभग 25 से ज्यादा राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, और सभी में कोर्ट्स हैं। उसके बाद ट्रिब्यूनल्स हैं, उसके बाद हाई कोर्ट्स हैं, फिर एक सुप्रीम कोर्ट है,
और उसके अलावा जो मीडिएशन सेंटर्स बनाए गए हैं। और मीडिएशन एक ऐसा तरीका है, मान लीजिए मैं कहीं गया, किसी से छुटमुट लड़ाई या विवाद हो गया, अब मैं उसके लिए एक एफआईआर करा के कोर्ट का दरवाजा खटखटा के पूरी न्याय प्रणाली लूंगा, उससे बेहतर होगा इस तरह के इशू मीडिएशन से सॉल्व कर लें। आप बैठिए, मैं बैठता हूं, एक थर्ड पार्टी मीडिएटर बैठा दिया कोर्ट से अपॉइंटेड, बातचीत हो गई और सॉल्व हो गया। कोर्ट्स, अब जो देश की टॉप कोर्ट है, अब इस तरफ फोकस बढ़ा रही है। जैसे एक चले संभव जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, जागेश्वर प्रसाद अवधिया, वही मेरे साथ जुड़ गए हैं। अब उनसे चर्चा करेंगे, समझेंगे आखिरकार क्या हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया संभव, आज आप हमारे साथ जुड़े। जागेश्वर प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जागेश्वर प्रसाद जी, आप मुझे सुन रहे हैं? सुन रहा हूं। जागेश्वर प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जागेश्वर जी, मेरा पहला सवाल आपसे, देखिए 40 साल हो गए आपको न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते, और 100 रुपए की ये रिश्वत का आरोप आप पर लगा था, और आप डटे रहे, आप लड़ते रहे, और 39 साल बाद आपको न्याय मिला। सबसे पहले एक प्रतिक्रिया दीजिए। प्रक्रिया का भाई, डेट तो था, डेट बढ़ते जाते थे। हाँ। अब मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ कि हर पेशी में गया हूँ। अच्छा अच्छा, जागेश्वर जी, जी कोई ऐसा पेशी नहीं जिसमें नहीं गया हूँ आप। अच्छा जागेश्वर जी, इतना वक्त क्यों लगा, उस पर आप कुछ कहेंगे क्या, कोई टिप्पणी करेंगे? इतना वक्त देखिए लग गया, 40 साल, लगभग 39 साल, और आप सर्विस में रहे, फिर इसके बाद आप जवान थे, अब आप वृद्धावस्था में आ गए, इतना वक्त लग गया आपको? तो न्याय क्या करें अब, हम तो कर गए में कर। हाँ। तो न्याय प्रणाली पर आप कुछ कहेंगे? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अपन डेट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं, ये तो जजेस के ऊपर है। अच्छा, इतने साल 39 कि केस को मतलब डेट देना, जहाँ मजिस्ट्रेट बैठा है, है ना भाई, न्यायाधीश को चाहिए कि डेट नहीं देना चाहिए उनको, जल्दी से जल्दी निराकरण करना चाहिए उसका जी। अब वो डेट दे देते हैं, सामने वाला वकील डेट ले लिया, आज तबीयत खराब है, आज वो नहीं आया, आज ये नहीं आया। अच्छा जागेश्वर प्रसाद जी, मैं चाहूंगा कि आप तो उस वाकया को थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ पूरा देश ही जानना चाहता है। 39 साल पहले 100 रुपए का जो आप पर आरोप लगा, किसने आरोप लगाया रिश्वत लेने का, कैसे ये वाकया आया कि जैसा कि अभी हम पढ़ रहे थे, सुन रहे थे कि 50-50 के 2 नोट आपकी जेब में डाल दिए, कौन था जो रिश्वत देने की बात कर रहा था और आप कोर्ट चले गए, आपने रिश्वत नहीं लिया? हाँ, मैं नहीं गया भाई, मेरे को ले जाया गया। ये क्या था कि वो हमारे डिपार्टमेंट में था, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ, सबसे बड़ी बात ये है। हाँ। अब वो क्या है, मेरे घर के इसी दरवाजे में आया और मेरे को बोला वकील साहब ने भेजा है। अच्छा। पड़ोस में हमारे एक वकील रहते थे KP शर्मा। हाँ। वो भेजा है, बोले मेरा बिल बनाना है, मैं कोर्ट से केस जीत गया हूँ। अच्छा। मैं इसको भैया, मैं बिना आदेश के अधिकारियों को नहीं बना सकता। हाँ। तो वो चला गया, और जाने के बाद फिर 2-3 रोज के बाद फिर आया, फिर मेरे को पैसे देने लगा। तो भी मैं बोला भैया तुम गलत काम क्यों करते हो यार, ऑर्डर आएगा बनाऊंगा, उसके बिना बनेगा नहीं। वो तीसरी बार अपना पुलिस ले आया, क्योंकि उसके बाप भी पुलिस था, अब पुलिस लाइन में रहता था। वो अपना जाके वहां शिकायत किया विजिलेंस SP को, मदन गोपाल पांडे थे उस समय, उनको लेके टीम लेके आ गए पूरा। और मैं घर से जैसे ही निकला हूँ ऑफिस जाने के लिए, और सुबेरे से मेरे घर का चक्कर काट रहा था भाई, और मैं निकला तो बस 20-30 कदम गया हूँगा, वो पीछे आके मेरे सामने वाले बुश सर के
शर्ट में जेब में पैसा डाल दिया, मैं जानता नहीं कितना था क्या था। फिर वो बोले हम लोग विजिलेंस वाले हैं और चौक में लाके सारे, ऐसा केस तो मैं कहता हूँ पहली बार हुआ है कि सड़क में किसी को पकड़ लेना और दुनिया भर की कार्रवाई करना, इतने दिन तक चलाना। अच्छा ये तो सब जागेश्वर जी, मतलब वो है ना आप भाई। ये बता रहे हैं कि जैसा कि हाँ। आप घर से निकले, आपकी जेब में 100 रुपए डाल दिया गया और फिर आप पर रिश्वत तो दफ्तर में अगर हाँ। आपने लिया नहीं, मतलब जो आरोप है आपने दफ्तर में, सड़क पे आप चल रहे हैं तो सड़क पे कोई भी हाँ। पैसा डाल के चल सकता है। हाँ तो ये है। अब मैं तो कुछ जानता नहीं, बता रहा हूँ भाई। वो लोग पूरी टीम आई थी, बोले इधर घूम रहे थे उधर घूम रहे थे। नहीं, मेरा सवाल मेरा ये है, कहने का मेरा मतलब सवाल ये है कि केस तो बनना ही नहीं था, सवाल इस बात का है। हाँ नहीं, एक बात ये समझ, लेकिन वो जी। विजिलेंस डिपार्टमेंट, उसके बाद कोर्ट, तो विजिलेंस के डिपार्टमेंट के जो लोग थे वो आपके दफ्तर में आए कोर्ट भी थे इस बात या को नहीं माना। विजिलेंस डिपार्टमेंट के लोग आपके दफ्तर में आए थे या आज रास्ते से ही आपको पकड़ लिए? हाँ, रास्ते मेरे को डाल के, जबरन डाल के पकड़े पीछे चाके और तो बोले चलो तुमको हम विजिलेंस वाले हैं। अच्छा, तो आपके जेब में जब पैसा डाल दिया हाँ, गया, दुनिया भर की यहाँ चौक में कार्रवाई करने लगे। जी, आपकी जेब में हाँ। पैसा डाला जा रहा तो आपने बोला नहीं ये क्या कर रहे हो, क्यों पैसा डाल रहे हो? आपने देखा नहीं था क्या जिस वक्त आपकी जेब में पैसा डाला जा अरे रहा? पीछे चाह रहा है तो मैं क्या भाई, मैं तो उसको देख ही नहीं रहा था कि वो मेरे पीछे आ रहा है। अच्छा, वो पीछे पीछे से आया, मैं तो उसको बोल दिया था कि ऑर्डर आएगा मैं बना दूंगा तुम, लेकिन वो पीछे पीछे आके और डाल दिया जबरन ने। अच्छा। तो मैं देखा कौन है भाई। अब जेब में कोई भी हाथ डालेगा तो आदमी तो पहले जेब को देखेगा ना भाई। साजिश, मैं जेब को देखा, जैसे तो वैसे आया वो एक सिविल ड्रेस में था, हम लोग विजिलेंस वाले करके वो केस बना दिए। अच्छा जागेश्वर और प्रसाद दुनिया भर जी, के जिस समय उसमें- आप पर ये आरोप लगे, उस समय आप क्या काम देखते थे? थोड़ा हमारे दर्शकों को ये भी समझाएं क्या। मैं उस समय तनख्वाह बनाता था लोगों की, सैलरी। अच्छा, अकाउंट सैलरी डिपार्टमेंट बनाने का काम करता था। हाँ, अकाउंट डिपार्टमेंट सैलरी बनाता था मैं लोगों के। पीए बिल है, जो भी है पेमेंट का, जो नौकरी में जो काम करते थे उसका, ये तो मेरे यहाँ स्टैंड में था ही नहीं। ये पता नहीं कहाँ था उस समय। मैं ऑफिस में आया, मैं कभी मैं उसको देखा हूँ, जानता हूँ, कुछ नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, जब आप पर और क्या बनाना ये भी नहीं जानता। अच्छा, तो जब आप पर आरोप लग गए, हाँ। विजिलेंस वालों ने आपको पकड़ लिया, आप पर आरोप लगे कि आपने 100 रुपए का रिश्वत लिया है, तो आपने क्या किया उस समय? हाँ, अब मैं क्या करूंगा भाई, मैं उसको बोला यहाँ कुछ नहीं कर। फिर वकील से कंसल्ट किया तो वकील बोले आप एक काम करो, फैक्ट लिख के अपने ऑफिस को लिखो। वो चाहे तो परमिशन नहीं देंगे केस पेश करने के लिए कोर्ट में। वो भी किया मैं। अब वहाँ के जो मैं जिनका बिल बनाता था, करीबन 500 लोग थे जिनकी मैं बिल बनाता था तनख्वाह का, वो लोग भी लिख के भेजे उनको कि आदमी ऐसा नहीं है, ईमानदार आदमी है, ये न चाय पीता है, न पान खाता है, न किसी कुछ बोलता है, अपना काम से काम रहता है। फिर कोई ध्यान नहीं दिए, सबसे बड़ी चीज। ठीक है जागेश्वर प्रसाद जी, आप बने रहिए, आप रहिए हमारे साथ हितेंद्र तिवारी जी हैं, अधिवक्ता हैं, संघ अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है हितेंद्र जी इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, एक सवाल, जागेश्वर प्रसाद अवधिया जी हमारे साथ एक पीड़ित हैं, उनके ऊपर 100 रुपए का आरोप लगा था रिश्वत लेने का, कि इन्होंने 100 रुपए रिश्वत लिया था। आज इनको न्याय मिला, लेकिन न्याय मिलते मिलते 39 साल हो गए। अब सबसे पहले तिवारी जी, मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ न्याय प्रणाली इतनी देर से क्यों, लोगों को न्याय इतना देरी से क्यों मिलता है? क्या वजह है? जैसा कि अभी कोर्टों पर देखा जाए लगभग 5 करोड़ केस जो है वो पेंडिंग है, निपटारे ही नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे मामले। सबसे पहले प्रतिक्रिया दीजिए हितेंद्र जी। अधिनियम के तहत जो मामले होते हैं सर, उस
कि पहले बहुत पहले जब इनका जागेश्वर जी का प्रकरण आया था 1983-84 में जब आया था, हाँ। तब मात्र एक ही न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण के लिए एक ही न्यायालय होता था, फर्स्ट स्ट्रेटेजिक कोर्ट होता था, जिसमें प्रकरणों की सुनवाई होती थी। उस समय प्रकरणों की सुनवाई में काफी विलंब होता था। और जबकि अपना एमपी स्टेट और छत्तीसगढ़ स्टेट अलग हुआ, इनको जब 96 या 97 जब इनको सजा हुई होगी, इनकी अपील एमपी में हुई होगी। एमपी में होने के पश्चात ये इसको अपील जो हुई होगी, वो अपील वापस हम छत्तीसगढ़ में आ गई होगी। क्योंकि विलंब होने के कारण यह है कि मुख्य उच्च न्यायालय जो था एमपी के बाद रायपुर आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया था। इस वजह से बहुत सारे पेंडिंग केसेस थे और न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं हो पाई थी हमारे हाई कोर्ट में। ये विगत कुछ वर्षों से नियुक्तियों की सिलसिला बढ़ता जा रहा है और वर्तमान में हमारे यहाँ लगभग 12 न्यायाधीश कार्यरत हैं, जबकि हमारे 18 न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिए। इसलिए इस कारण अच्छा, हितेन जी देखिए, अभी आप कह रहे हैं कि इनका मामला जो है एमपी छत्तीसगढ़ अलग होने पर, लेकिन अभी मौजूदा प्रणाली की हम थोड़ा बात कर ले आपकी परिप्रेक्ष्य में, तो कोर्ट में बहुत ज्यादा मामले जो हैं वो विचाराधीन है। अब एक व्यक्ति पता चला 20-30 साल तक वो केस लड़ रहा है और फिर इसके बाद उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही। क्या वजह आपको लग रहा है, क्यों इतना स्लो प्रोसेस है? ठीक है, पहले की बात तो ठीक है, अब तो हम अपग्रेड हो गए हैं, अब तो हम हाईटेक हो गए हैं, अभी भी तो वही स्थिति है। नहीं, अभी स्थिति पहले की स्थिति काफी अच्छी हो चुकी है। पहले एक ही न्यायाधीश होता था, आज 4 न्यायाधीश एंटी करप्शन के मामले सुनवाई कर रहे हैं। और उसमें विलंब होने का मात्र कारण ये होता है कि हर पक्षकार को, चाहे आरोपी हो चाहे अभियोजन हो, को अपनी सुनवाई करने का पूरा अवसर प्रदान किया जाता है। शीघ्र सुनवाई करने के कारण कई बार ये भी होता है कि नुकसान भी होता है और विलंब होने से जो आरोपी है, उस वजह से जागेश्वर जी को आज 33-34 साल बाद इनको न्याय मिला है। ये इतने वर्षों तक वो बेरोजगार रहे, अपने परिवार से दूर रहे, परिवार के साथ विडंबना को झेला है इन्होंने, ये समय उनका वापस नहीं आ सकता। तो न्याय जो हुआ इनके साथ, एक प्रकार न्याय नहीं हुआ, एक प्रकार का अन्याय हुआ है न्याय प्रणाली के द्वारा। ऐसा एक एग्जाम्पल है, उत्तर प्रदेश से इसी तरीके के मामला सामने आया था। एक व्यक्ति पर 150 रुपए की घड़ी चोरी का आरोप लगा था, 49 साल बाद उसको सजा सुनाया गया। वो इतना वो फ्रस्ट्रेट हो गया व्यक्ति, उसने जज साहब से हाथ जोड़ लिया कि हमें सजा सुना दीजिए, तो 2300 रुपए उस पर सजा सुनाया जाती है। यानी 49 साल 150 की घड़ी के लिए वो 49 साल तक केस लड़ता रहा। वो परेशान हो गया कि मैं सुनवाई नहीं हो रहा है, पता चला कि मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे भी लड़ेंगे क्या 150 रुपए की घड़ी के लिए। अब जैसे 39 साल तो इन्हीं को लग गए, जागेश्वर जी को। पहले की तस्वीर और अब पे बहुत ज्यादा अंतर, ऐसे बहुत ऐसे मामले आज भी पेंडिंग है। तो फिर क्या लगता है कि आने वाले समय में चीजें स्मूथ होंगी या ऐसे चलेंगी? नहीं, ये भारी विडंबना वाली बात है कि 150 रुपए की चोरी के लिए सालों साल उनको झेलना पड़ा, परेशान हुए इस चीज के लिए। लेकिन अभी वर्तमान में स्थिति काफी परिवर्तन हो चुकी है और न्याय प्रणाली काफी तेज फास्ट हो चुकी है। न्यायाधीशों की नियुक्ति बराबर लगातार हो रही है हमारे यहाँ, और अब ऐसी इतना विलंब नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ फास्ट ट्रायल चल रहा है, 3 साल 5 साल के अंदर प्रकरणों का निराकरण हो रहा है। अब वो स्थिति नहीं है कि आप 5-5 साल 20-20 साल 25 साल आप प्रकरणों की सुनवाई चलती रहे। अच्छा ठीक है, जागेश्वर जी आप थोड़ा अपना अनुभव बताएंगे क्या, क्योंकि आपको तारीख पर जाना रहता होगा, आप कई बार परेशान हुए होंगे और इतने साल लगे। तो कुछ हमारे साथ वकील साहब भी हैं, हितेन तिवारी जी, उनसे भी अगर आप कुछ अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहते हैं, बताइए क्या क्या दिक्कतें आई। भाई दिक्कत तो आई गई, पेशी में जाना, दिन भर बैठे रहना भूखे प्यासे हैं, और डेट बढ़ जाना, ये गवाही नहीं आया। अब उसमें क्या है, गवाही तो होती है ना भाई, केस पेश हुआ, चार्ज फ्रेम हुआ, फिर गवाही चालू उनके जो केस बनाए उनको। हेलो जी जी बोलिए, आप बोलिए जागेश्वर जी, आप बोलिए। और आते थे तो हाँ, तो मतलब वही है कि पेशी बड़ी लेट भी लगती है, और दूसरी बात कई समय जिनको बुलाए रहते हैं, चाहे गवाही हो चाहे कोई हो, आते नहीं, आ नहीं पाते, डेट बढ़ाना पड़ता है उनको। मेन चीज तो मैं देखा हूँ, गवाही की कमी के कारण या समय में नहीं पहुंचाने के कारण केस डिले होता है। और रहती एक पॉइंट है, सबसे बड़ी बात ये मेरा अनुभव यही है,
मेरा केस तो बनाने लायक ही नहीं था, सबसे बड़ी बात है। यहाँ ना एसपी समझा, ना मजिस्ट्रेट समझा। बताइए ना भाई, वो आदमी डिसमिस हुआ है, कोर्ट का मामला है, हमारे विभाग में भी कोर्ट का मामला है, तो हमारे यहाँ सब अधिकारी बैठे हुए हैं, वो लोग उसको देते हैं। मैं तो बिल कल बनाता था वहाँ लोगों का, मेरे अधिकारी जो बोलते थे भैया ये भी बिल का बिल बना दो, बना देता था। उनका भी मैं बयान कराया कोर्ट में। अब वो इधर उधर से गवाही चले जाते हैं ना, वो भोपाल में थे, रिटायर्ड भी हो गए थे, बुलाया तो आने में फिर देरी होती है, इसका भी एक कारण है। मेन चीज है डेट जो बढ़ाते हैं ना मजिस्ट्रेट लोग छोटी छोटी बातों पे, वो उससे डिले होता है, सबसे बड़ी चीज। चलिए ठीक है, तो कुछ समझे हितेन जी रहता ठीक है, मेरा। चलिए इसका जवाब वो भी हर देता हूं केस मैं। में मेरा हितेन अनुभव है। जी, हितेन जी, क्या आपको लगता है कि जैसा कि जागेश्वर जी कह रहे हैं कि बार बार डेट बढ़ाया जाता है, बार बार तारीख दी जाती है, जिसकी वजह से ऐसा होता है और इतना डिले हो रहा है, और ऐसा इस वजह से इनको 39 साल क्यों लगातार डेट दिए जाते रहते हैं? क्योंकि बहुत सारे मामले आप लोग भी देखते हैं, आप तो प्रैक्टिकल देखते होंगे, आपको आपसे क्या छिपा है? विचारण मामले में, आपराधिक मामले के विचारण की एक प्रक्रिया होती है सर। अभियोजन के द्वारा जो अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जाता है, उसके पश्चात आरोप तय किए जाते हैं। आरोप तय करने के उपरांत साक्ष्य को आहूत किया जाता है, उसको सम्मत की जारी करना पुलिस का काम होता है, गवाहों को उपस्थित करना पुलिस का काम होता है। इसमें अगर विलंब हो रहा है, गवाह नहीं आ रहा है, इसमें प्रकरण के विलंब होता ही होता है। इसके लिए जवाबदार केवल और केवल अभियोजन है। अभियोजन को अपने साक्ष्यों को शीघ्र अतिशीघ्र न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि आरोपी को न्याय प्राप्त हो सके। तो अभी आप कह रहे थे कि फास्ट ट्रैक, ठीक है, अभी क्या अब जो अभी मामले चल रहे हैं इस समय, क्योंकि अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कंसर्न अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि भाई इतना ज्यादा मामले पेंडिंग, इतना ज्यादा वर्कलोड है, जिस वजह से काम करने में बहुत दिक्कत हो रही है। लगातार मामले 80,000 से ज्यादा मामले सुप्रीम कोर्ट में है। निचली अदालतों की बात करें तो वहां पर पूरे देश भर की बात करें तो 5 करोड़ हो जा रहे हैं। तो क्या कैसे समाधान होगा? समाधान आप कह रहे हैं कि अब थोड़ा पहले से कार्रवाई जो है वो तेज हुई है। अब एक आरोप है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आम जनमानस में ऐसा होता है कि आप उसको अच्छे से समझा सकते हैं। वो कहते हैं कि वकील ही जल्दी नहीं चाहते कि जल्दी मामला सलट जाए, वो चाहते रहते हैं कि नहीं और लटकता रहे और लटकता रहे। ऐसा आरोप लगा है, मैं ये नहीं कर रहा हूं ये ऐसा होता है, क्या ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी वकील नहीं चाहेगा कि उसके पक्षकार को लंबे समय तक न्यायालय के चक्कर काटने पड़े। लेकिन हाँ, कि कई बार ऐसा होता है, कई बार अभियोजन के द्वारा अभियोग पत्र प्रस्तुत किया उसमें कुछ त्रुटियां होती है, जिसको पूर्ति करने के लिए बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा आवेदन लगाए जाते हैं और अपने आप को बचाने का प्रयास किया जाता है। उस कारण से इसमें विलंब होता है। साक्ष्य जितनी जल्दी आएगा, प्रकरण में साक्ष्य जितनी जल्दी आएगा, उतनी जल्दी उस प्रकरण का निराकरण होगा। न्यायाधीशों की कमी की बात कर रहे हैं, न्यायाधीशों की वास्तव में बहुत ज्यादा कमी है। प्रत्येक न्यायालय में, हमारे यहाँ रायपुर शहर में आज के प्रत्येक न्यायालय में कम से कम 3 से 4,000 मामले लंबित हैं। प्रतिदिन 150-200 मामले की सुनवाई होती है। एक दिन में गिरज 8 से 10 प्रकरणों में गवाही हो सकती है, इसके अलावा सारे प्रकरणों डेट होती है। अच्छा हितेन तिवारी जी, मैं तो ऐसी खबरें भी पढ़ता हूँ और बताता हूँ दर्शकों को। पता चला 20 साल जेल में रहने के बाद व्यक्ति निर्दोष साबित हो जाता है। 20 साल बाद पता चलता है कि इसने कुछ किया ही नहीं है और 20 साल वो जेल में रह गया, उसकी जिंदगी तो आधा तबाह हो गई। फिर उस पर न्यायालय क्या कहेगा? ये न्याय की प्रक्रिया है। अगर किसी व्यक्ति को या आरोपी को निम्न न्यायालय के द्वारा दंडादेश सुनाया गया है, उसके बाद उच्च न्यायालय के द्वारा उसको दोष मुक्त कर दिया गया है, तो निम्न न्यायालय के ऊपर किसी प्रकार कोई भार या आरोप नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल। अच्छा, अगर ये तो कहा जा रहा है अगर कोर्ट पर कोई सवाल खड़े करता है तो कंडेम्ड एक्ट कोर्ट उस पर लग जाता है, मतलब कोर्ट पे तो कोई कुछ बोल भी नहीं सकता है। तो फिर अगर मान लीजिए ऐसा है कि कभी कभी हो जाता है कि मानव त्रुटि हो जाती होगी, तो फिर क्या? अगर मान लीजिए कोई सवाल उठाएगा, कंडेम्ड एक्ट कोर्ट लग जाएगा, उस पर अवहेलना कर रहा है, फिर क्या करेगा व्यक्ति, कहाँ जाए? नहीं, किसी भी न्यायालय के निर्णय जो होते हैं उसके स्वयं के साक्ष्य संकलन के द्वारा उनका आकलन करने के उपरांत ही दंडादेश सुनाया जाता है, निर्णय सुनाया जाता है। जरूरी नहीं है कि निम्न न्यायालय के आदेश हमेशा गलत हो या उच्च न्यायालय के न्यायालय हमेशा सही हो। तो निम्न न्यायालय के उच्च न्यायालय पलटते हैं, उच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट में पलट जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको जिस साक्ष्य को पढ़ना है, विश्लेषण किया जाने का एक मुद्दा होता है। जागेश्वर जी, मेरा सवाल आपसे कि लगातार आप आते जाते रहे, 100 रुपए के लिए आपको आरोप
आरोपी बनाया गया, तो आपकी ईमानदारी तो सर सलाम है कि आपने ईमानदारी इस तरीके से दिखाई कि 100 रुपए के लिए इतने साल तक आप लड़े। एक बात और मैं आपसे समझना चाहूं, इतने लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज आप जीते हैं तो आपको अच्छा अनुभव होता है, लेकिन इस लड़ाई के दरमियान कभी आप टूटे होंगे, कभी आप बड़े परेशान हुए होंगे कि अभी जैसा कि बता रहे थे कि कुछ लोग, मैं पढ़ ही रहा था और दर्शकों को भी बता रहा था कि कई कैजुअलिटीज भी हो गई आपके साथ, पारिवारिक क्षति भी कुछ लोगों की हुई, उसके विषय में आप बताइए। फिर भी आप कोर्ट में जाते रहे होंगे। हाँ, तो मैं भी कोर्ट में जाता रहा हूँ भाई। कोर्ट तो एक दिन में बता रहा हूँ, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, अपनी मेरे केस को देखा जाए, एक केस, एक पेशी में भी एब्सेंट नहीं हुआ हूँ मैं डेट बढ़वाया हूँ, हर पेशी में उपस्थित हुआ हूँ। अच्छा, अभी वकील साहब हितेंद्र तिवारी जी कह रहे थे कि हाँ, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हुआ होगा, इस वजह से इनकी जो है डेट इतना ज्यादा बढ़ गया, ये भी एक कॉज बता रहे थे कि ऐसा हो सकता है, संभावना। उस पर आप कुछ कहेंगे क्या? अरे भाई, इतना थोड़ी, मेरा तो केस यहीं लगा था, 2004 का यहाँ का डिसीजन है। मैं जो बिलासपुर में ही केस लगाया हूँ ना, मैं तो वहाँ लगाया नहीं हूँ, MP में, है ना भाई। लेकिन फिर भी डेट ही नहीं लगता था। मेरे जो वकील थे उन्होंने स्वयं, मैं 2-3 बार उनसे संपर्क किया तो वो यही बोले कि 15-15 दिन में आप डेट करके मेरे से पूछ लेना, आपका ऑर्डर हो जाएगा। कई साल निकल गए और आज मैं जिनको वकील इंगेज किया था वो बहुत बड़ा वकील हो गया आजकल हैं। अब उसके नाम से मेरे नाम से वारंट निकल गया। मैं फिर गया, फिर जाके फिर उसको कैंसिल कराया, दूसरा वकील एंगेज किया, तब जाके डिसीजन हुआ है। चलिए ठीक है। तो हितेंद्र जी देखिए, अब ये तो एक मामला ये हुआ, अब कभी कभी ऐसे मामले हो जाते हैं अधिकारियों के भी, अगर आप देख लेते हैं, कभी कागजों में तो व्यक्ति मर जाता है लेकिन वास्तव में वो जिंदा रहता है, अपने आप को सिर्फ बताने के लिए जिंदा, साहब मैं जिंदा हूं। कितने ऐसे हुए 3-3, 4-4 साल लोग भटकते रहे और वो अपने आप को जिंदा नहीं साबित कर पाते हैं जल्दी लोग, जबकि वो जिंदा है लेकिन कागजों में वो मर चुका है। फिर वहां भी दिक्कत है, आपके सामने जीता जागता प्रमाण है, घूमता फिरता व्यक्ति, लेकिन फिर भी उसको ये प्रूव करने में सालों साल लग जाते कि मैं जिंदा हूं। कई सारे ऐसे मामले मध्य प्रदेश में भी आए, देश के अन्य क्षेत्रों में आता। क्या व्यक्ति चल रहा है, फिर रहा है, बात कर रहा है, उसको इतना टाइम लग जाता है, 3-4 साल लग गया, 5 साल की उसको प्रूव करने में मैं जिंदा हूं? ये कैसी प्रक्रिया है? किसी व्यक्ति के मृत्यु होने की सूचना या मृत्यु होने की जानकारी होने पर अगर है, ऐसी कोई जानकारी है कि उसकी डेथ हो गई है, तो प्रमाणित करना उतना मुश्किल नहीं होता। आज की डेट में आधार कार्ड है, आपके पैन कार्ड है, और आप अपनी गवाह प्रस्तुत कर सकते हैं, SDM साहब की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ऐसी कोई बात होती है तो अपने आप को जीवित घोषित कर सकते हैं। अभी दरअसल एक व्यक्ति अभी इसी आपकी मध्य प्रदेश में ही ऐसा था कि वो बार बार घूमता रहा कि मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, उसको लगा कि नहीं मैं उसने फिर बाद में कहा कि मुझे इच्छा मृत्यु दे दीजिए, लेकिन वो साहब कह रहे हैं कि कागज में तो तुम मर चुके हो पहले से, अब तुमको कहाँ हम कर दे, और उसको कोई लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे किसी मामले की मेरे को जानकारी नहीं है कि कोई व्यक्ति जिंदा है और अपने आप की इच्छा मृत्यु मांगी गई हो और उसकी मृत्यु घोषित कर दिया गया हो। ऐसी मेरी जानकारी में कोई ऐसा प्रकरण नहीं है। नहीं, ठीक है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तो बहुत बड़ा राज्य है, बहुत अलग अलग आते हो सकता है नहीं पता हो, लेकिन आ जाती है, खबरें आती रहती हैं इस तरीके की, उसी बिना पे मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। लेकिन एक व्यक्ति जब अपने आप को प्रूव नहीं कर पाता जबकि वो जिंदा है, तो सिस्टम तो है, उस पर सवाल तो उठेंगे। ठीक है, जागेश्वर प्रसाद जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप फाइनल कमेंट दीजिए, क्या कहेंगे? आज आप की जीत हुई है, विजयी हुए हैं, और आप अपना अंतिम प्रतिक्रिया हमारे दर्शकों को दीजिए। जागेश्वर जी सुन रहे हैं आप? अंतिम प्रतिक्रिया हमारे दर्शकों को दीजिए आज आपकी जीत पर। हाँ,
अब प्रक्रिया का भाई मैं मेरे ईमानदारी का इनाम है ये कि मैं 39 साल से मैं अपने परिवार सहित, क्योंकि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, इसलिए नौकरी करता था परिवार चलाने के लिए। तो मेरी दुर्गति हुई, परिवार की भी दुर्गति हुई। जो उनको बनाना चाहता था, स्वस्थ रखना चाहता था, वो कुछ नहीं कर पाया मैं, है ना। ठीक है। यहाँ तक की स्थिति हो गई कि मेरे को इधर उधर कहीं भी नौकरी करके और काम करके अपना परिवार चलाया हूँ मैं। अब ये दुखद बात है, अब मैं क्या बताऊँ उसको बार बार। इस न्याय से मुझे जो मिला सही था तो सही तो रहेगा ये वो। अब समझने वाला नहीं रहा सही ना, न मजिस्ट्रेट न विजिलेंस डिपार्टमेंट। ये बड़ा दुख का विषय है ना, सही बात में इतना समय लगाना। ये चलिए जागेश्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई है आपको कि आप जीते, सत्य की जीत हुई और सत्य की जीत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहे। चलिए हितेन तिवारी जी, अब कानूनी प्रक्रिया पर और आपसे थोड़ा चर्चा करते हैं और हमारे दर्शकों को और आप थोड़ा समझाइए ये जो न्यायिक प्रक्रिया हमारे देश में है, हमारे देश की जो न्यायिक प्रक्रिया है वास्तव में है क्या, उसको थोड़ा हमारे जो कानून के समझने वाले दर्शक हैं उनके लिए भी कुछ विशेष बातें बताइए। कैसे हमारा न्याय प्रणाली कैसे काम करता है? हमारे न्याय प्रणाली जो होती है आपराधिक मामलों के बारे में ये है कि जब किसी प्रकरण की एफआईआर होती, किसी थाने में एफआईआर होती है, विवेचना करने के उपरांत विवेचना अधिकारी उसका चालान अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करता है। न्यायालय में प्रस्तुत करने के उपरांत उसमें आरोप तय होते हैं और साक्ष्य संकलित किया जाता है, साक्ष्य को बुलाया जाता है। साक्ष्य के संकलित के उपरांत अंतिम में निर्णय पारित होता है, जिसमें समय लगता है, जिसमें इनको नागेश्वर जी को सालों साल लग गए, 39 साल लग गए ना। निर्णय इनका 2006 में हुआ था, लोअर कोर्ट में 2006 में हुआ था, लेकिन उच्च न्यायालय में अपील उनकी आज निर्णय हुई है। इसमें विलंब जरूर हुआ है। इसमें बीच में उन्होंने जागेश्वर जी बता रहे थे कि मेरा उनका वारंट हो गया था, तो उस वारंट के दौरान हो सकता है कितने साल वारंट हुआ है मालूम नहीं, वारंट कैंसिल करने के दौरान भी उस प्रकरण की सुनवाई नहीं हो सकती। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी जानकारी नहीं होने के कारण आदमी अनुपस्थित रह जाता है न्यायालय से और प्रकरण की सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाती, जैसे जागेश्वर जी बता रहे थे। प्रकरण में आपको आरोपी को हर प्रकरण में अपनी लगातार उपस्थित होना चाहिए और अपने अधिवक्ता के माध्यम से साक्ष्य के लिए न्यायालय को बोल के शीघ्र से करवाना चाहिए। अभी लेकिन जागेश्वर जी बता रहे थे कि एक भी वो उन्होंने जो तारीख होती है उसको उन्होंने एक भी मिस नहीं किया, हर तारीख पे वो पहुंचे, फिर भी उनको लगातार 39 साल इंतजार करना पड़ा। अच्छा ठीक है, तारीख मिस हो जाता है, जो ये कहते हैं कि तारीख पे समय पर नहीं पहुंचे, तो फिर उस समय क्या होता है? जज क्या करते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिन पर आरोप लगा वो आते ही नहीं, तारीख पर नहीं आए, फिर क्या होगा? हर आरोपी अपने प्रतिनिधित्व के लिए एक अधिवक्ता लगाता है और अधिवक्ता उसकी ओर से उपस्थित होते हैं। अगर उस प्रकरण में उस दौरान साक्ष्य आए हो, गवाह आए हो, तो गवाही दी जाती है। जी अच्छा, कभी कभी ऐसा भी ये होता है कि गवाहों को गुमराह कर दिया जाता है कि लोग आरोप पर लगा देते हैं, दबा दिए, उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव हो जाता है कि नहीं आप अपने बयान को बदल दीजिए। उस कंडीशन में क्या जज क्या कर सकते हैं अगर उनको ऐसा कुछ पता चल गया कि नहीं आरोप जो है उसको गुमराह किया जा रहा है या कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश किया जा रहा है, तो उस समय क्या होता है? अगर किसी गवाह को किसी आरोपी के द्वारा अपने विरुद्ध गवाह देने से दबाव बनाया जा रहा है कि उसके पक्ष में गवाह दे, तो निश्चित रूप से वो न्यायालय को अवगत करा सकता है, पुलिस में रिपोर्ट कर सकता है कि मुझे दबाव बनाकर मुझे अपने बयान को पलटने के लिए बोला जा रहा है। इसके कोर्ट उसमें संज्ञान लेकर इसमें कार्रवाई करती है, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करती है, जी। उसकी जमानत भी रद्द की जा सकती है। ठीक है हितेन तिवारी जी, कोलोजियम सिस्टम को लेकर बहुत समय समय पर सवाल उठ रहे हैं और उसकी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसी के माध्यम से जजों के सिलेक्शन होता है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? उस पर आपकी क्या राय है? कोलिजियम सिस्टम जो है वो हमारी बहुत पुरानी प्रणाली है और इसके माध्यम से नियुक्ति की जा रही है, तो अभी उस सर्वश्रेष्ठ नियुक्तियां मानी जा रही हैं वर्तमान में। अच्छा, बीच में तो सवाल भी खड़े हुए कि नहीं कोलोजियम सिस्टम से नहीं होना चाहिए, उस पर भी कुछ सवाल लगे, आक्षेप लगे। क्या आप मानते हैं वो जो आक्षेप लग रहे हैं जिस तरीके के, वो ठीक है या इसमें भी अमेंड होना चाहिए, आधुनिक होना चाहिए चीजें? किसी भी प्रक्रिया का पक्ष विपक्ष दोनों होता है। आपको तारीफ भी मिलेगी तो बुराइयां भी मिलेगी, आपको अपेक्षा भी सुननी मिलेगी, यही कारण है इसका होने का। अदरवाइज कोलिजियम सिस्टम के माध्यम से जो भी नियुक्तियां हो रही हैं वो नहीं हो रही, पारदर्शिता उसमें रहती है और उसमें अच्छे सर्वश्रेष्ठ लोगों को ही नियुक्ति की जाती है। बिल्कुल, देखिए हमारे देश में एक कहावत है, लोग
कहते हैं कि हम आपको सुप्रीम कोर्ट तक खींच कर ले जाएंगे। मतलब उनको न्याय प्रणाली पर विश्वास तो है, हर व्यक्ति को ये न्याय प्रणाली पर विश्वास रहता है, उसको लगता है कि नहीं हमको अगर निचली अदालत से नहीं तो राहत मिली तो उच्च अदालत से, उच्च से नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी, लेकिन लोगों को मिलेगी। क्या यही वजह है कि अदालतों पर दबाव ज्यादा पड़ रहे हैं कि लोग पहुंचते रहते हैं, पहले निचली अदालत में नहीं हुआ, फिर उसके ऊपर आए, फिर उस पर अंत में सुप्रीम कोर्ट तक आते हैं, जिस वजह से बोझ बढ़ रहे हैं? न्याय प्रक्रिया के प्रकरणों के विलंब से निराकरण के कारण ही न्यायालय में बोझ बढ़ रहे हैं, और इसका कारण है धीरे धीरे प्रकरण, लोग अपने अधिकारों के प्रति अति जागरूक होने की वजह से न्यायालय में प्रकरणों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और यही है कि लोअर कोर्ट, उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरणों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण ही इसका विलंब से हमको न्याय प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, जजों की नियुक्ति कम हो रही है, उसको लेकर भी आप कुछ कहेंगे क्या कि उसमें शायद कुछ नया अमेंडमेंट किया गया कि नियुक्ति के लिए शायद 5 साल आपको प्रैक्टिस होगा, फिर इसके बाद आप पीसीएसजी का एग्जाम दे सकते हैं, ऐसा है क्या? ये बहुत अच्छे अभी निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है कि 3 वर्ष तक विधि व्यवसाय करने के उपरांत ही व्यवहार न्यायाधीश का एग्जाम पास दे सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत कई सालों से जब 2-3 नियुक्तियां जो हुई हैं उसमें हम देखने में आ रहा है जो जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज न्यायालय का नहीं है, कार्यप्रणाली के बारे में कुछ भी नहीं जानते, वो न्यायाधीश बन के आ जाते हैं, उनको उस कारण न्याय में विलंब होता है और न्याय में त्रुटियां होती है। 3 वर्षों तक अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में कार्य करता है, विधि व्यवसाय करता है, तो उसे प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाता है, क्या सही क्या गलत है, बहुत सारी चीज समझने को मिलती है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है, उच्च न्यायालय का निर्णय बहुत अच्छा निर्णय है कि 3 वर्ष की विधि व्यवसाय अति आवश्यक है। अच्छा, वकीलों की अगर भूमिका की बात करें तो न्याय प्रणाली को लेकर वकील सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है सबसे पहले वकील के पास ही जाएंगे। एक सब कहते हैं कि अच्छा वकील कर लीजिए, फिर इसके बाद ही मामला आगे बढ़ पाएगा। तो वकीलों की भूमिका को थोड़ा समझाइए किस तरीके से, क्योंकि वैसे तो सभी जानते हैं लेकिन फिर भी आप वेल एक्सपीरियंस्ड हैं और हमारे दर्शकों को कुछ समझाएंगे, जो हमारे नए दर्शक हैं वो जो ये सब नहीं जानते हैं उनको भी कुछ समझ में आएगा, तो उनको उनके लिए भी कुछ संदेश दीजिए, बताइए। अधिवक्ताओं कोर्ट ऑफिसर बोला जाता है, न्याय प्रणाली के एक बहुत बड़े अभिन्न अंग है। इनके द्वारा प्रकरणों के निराकरण में न्यायालयों का सहयोग किया जाता है, चाहे अपने पक्षकारों के पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, हर पक्ष में 2 अधिवक्ता होते हैं और इनको अपने अपने पक्षकारों को हित पहुंचाने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए अपनी सुनवाई करते हैं। जी। अच्छा, एक बात और मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, देखिए आपने कोलेजियम पे बोल दिया और अधिवक्ताओं पे बोल दिया, अब न्याय प्रणाली की जो फैमिली, क्या हर कोर्ट का अलग अलग सिस्टम होता है क्या? फैमिली कोर्ट में अलग होता है, फिर इसके बाद जो जितने कैटेगराइज हैं, क्योंकि कैटेगरी तो आप ही बता सकते हैं कि उन हर कैटेगरी में जाने पर क्या जो न्यायिक प्रणाली होता है उसमें सेम कंडीशन है, वक्त तो उतना ही लगता है, या अलग अलग से फैमिली कोर्ट में गए तो मामला जल्दी से लट जाता है, या अन्य कोर्ट राजस्व विभाग का मामला है तो जल्दी से लट जाता है? क्या अलग अलग विभागों के अलग अलग चीजें हैं क्या? थोड़ा समझाइए। जैसे आपने परिवार न्यायालय की बात किया, और परिवार न्यायालय में रायपुर शहर में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी है, लेकिन वर्तमान में मात्र 3 न्यायाधीश यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। और प्रत्येक न्यायालय में लगभग 1500-1600 प्रकरण की सुनवाई हो रही है। प्रतिदिन 100 से 150 प्रकरण की सुनवाई डेली हो रही है, प्रतिदिन हो रही है। इसमें कितने प्रकरण में आप गवाही ले सकते, कितने सुनवाई हो सकती, निश्चित रूप से वहाँ अगर होगा 100 प्रकरण अगर प्रतिदिन लग रहे हैं तो 90 केसेस में केवल तारीख बढ़ती, इसके अलावा कुछ नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा, लंबित मामलों को लेकर ये भी एक आप कॉज मान सकते हैं क्या कि हमारे देश में बहुत त्योहारों पे बहुत छुट्टियां होती हैं, वीक डेज में छुट्टियां बहुत ज्यादा होती हैं, कि छुट्टी ज्यादा होने की वजह से जज कम उपस्थित रहते हैं, जिसकी वजह से भी ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। जितनी छुट्टियां सरकार के द्वारा दी जाती है उतनी पर्याप्त है, उससे न्याय प्रणाली में कोई किसी प्रकार का विलंब नहीं होता है। जी जी। अच्छा, एक बात, जिस दिन जज किसी कारणवश कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाए और हियरिंग करनी है, इंपॉर्टेंट हियरिंग है, तो फिर क्या होगा? अब व्यवस्था कुछ ऐसी हो चुकी, पहले ऐसा जिस न्यायालय प्रकरण लंबित है और उस कोर्ट में उस केस में जो लंबित प्रकरण में गवाही आ गई है तो उसमें गवाही उसी न्यायाधीश के द्वारा किया था। लेकिन वर्तमान में अभी ऐसा हो गया है कि अगर उस न्यायाधीश अवकाश पर है तो दूसरे अन्य न्यायाधीश उस गवाह की गवाही करा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हितेन तिवारी जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी बहस में आज हमने चर्चा की। देखिए, न्याय प्रणाली पर विश्वास है और विश्वास रहना पड़ेगा, क्योंकि न्याय
कोर्ट पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन सवाल यही उठता है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कंसर्न इस पर जता चुके हैं कि हमारे यहाँ न्याय प्रणाली बहुत स्लो होता है, न्याय मिलता है लेकिन बहुत स्लो मिलता है। अब सोचिए 100 रुपए के लिए एक व्यक्ति पर रिश्वत का आरोप लगता है, 39 साल तक उसको भटकना पड़ता है। 150 रुपए की घड़ी के लिए 49 साल तक व्यक्ति को भटकना पड़ता है। तो आखिरकार सब कुछ अपग्रेड हो रहा है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, सब कुछ अपग्रेड हो रहा है, तो न्याय प्रणाली को क्या अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है? लोग भटक रहे हैं, परेशान है, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, कोर्ट कचहरी, कुछ लोग तो तबाह हो जाते हैं, कुछ लोग बर्बाद हो जाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति एकदम खत्म हो जाती है कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते। क्या जज साहब को इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि सही दूध का दूध पानी का पानी हो? जल्दी से ये समझ में आए, जो आरोपी है उनको सजा दिया जाए, जो सही है उनको बरी किया जाए। क्यों इतनी जल्दी, क्यों इतनी देरी हो रही है? ये अपने आप में गंभीर सवाल है। शायद बहुत समझदार जज लोग हैं, वो समझेंगे और आने वाले सिस्टम में भी और तब्दीली करने की जरूरत है, और जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको और फास्ट करने की जरूरत है। जैसे फास्ट ट्रैक इस समय है, और लेकिन जो इतने केसेस हैं, जो लगभग 5 करोड़ मामले पेंडिंग पड़े हैं, उनका निस्तारण कैसे होगा, उनको कैसे समाधान किया जाए? सवाल कई गंभीर है, लेकिन इस पर निर्भर करता है जिम्मेदार लोगों पर, उन जजेस पर जो केस को सॉल्व करते हैं। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।